once again। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आज का टॉपिक है। जी हाँ, जो हमने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि कूलम्स लॉ में अगर चार्जेस को हम एयर की बजाय किसी और मीडियम में शिफ्ट कर देंगे तो क्या कूलम्स लॉ वैलिड होगा, और अगर होगा तो किस फॉर्म में वैलिड होगा, उसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों टॉपिक के एंड में एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी है, एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन है आपके लिए टॉपिक के एंड में, जो इतना इजी क्वेश्चन है और इतना कॉन्सेप्चुअल है कि अगर आप मेरे साथ करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग लगाएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम होता है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है इसका मैं रीजन आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने कूलम्स लॉ स्टडी किया था, वी हैव स्टडीड दैट इफ वी हैव टू चार्जेस q1 q2, if they are separated by small distance or a distance denoted by small r and they are kept in air or vacuum, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। लेट मी टेक these two charges with the same sign positive. The force acts between these two charges will be F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। और बच्चों K की वैल्यू हमने लिखी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट इसको एप्सिलॉन नॉट लिखा था क्योंकि हमने मीडियम एयर माना है, तो बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। K की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अगर यहाँ पे मैंने नॉट लिखा है तो मैं यहाँ पे भी नॉट लिखना चाहूंगा ताकि मुझे पता चले कि ये जो फोर्स मैंने लिखी है ये एयर की फोर्स है। अब बात है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यानी कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस को सेम सेपरेशन है एयर से उठा के मैंने इन्हें किसी और मीडियम में रख दिया, यानी कि मीडियम ऑयल, वाटर, कोई भी पेट्रोल, डीजल, कोई भी मीडियम हो सकता है जो एयर के अलावा हम यूज करेंगे, उसमें इस फोर्स की वैल्यू यही रहेगी या चेंज हो जाएगी। आइए समझते इस चीज को। इफ आई गेट दीज टू चार्जेस इन सम मीडियम, देन जो फोर्स लगेगी उसको मैं लिखूंगा Fm, यानी कि मीडियम वाली फोर्स, और यहां पे लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m, क्योंकि मीडियम में जो वैल्यू होगी वो फोर्स की चेंज होगी। और ये m क्या है, क्यों आया, ये मैं अभी समझाने जा रहा हूं। पहले फॉर्मूला लिख ले, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय r स्क्वायर, यानी कि ये फोर्स है हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये फोर्स है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। सिंपल, अगर यहाँ पे मैं नॉट लगा दूं, जीरो लगा दूं, तो वो हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। अगर m लिखूंगा तो वो बन जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ये परमिटिविटी है क्या, वो जो नाम से पता चल रहा है परमिट, परमिट यानी टू अलाउ समथिंग, यानी कि मीडियम डिपेंड करता है कि जिस मीडियम में हमने दोनों चार्जेस को रखा है वो मीडियम उस फोर्स को, जो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स है, उसको कितना अलाउ करेगा अपनी वैल्यू अचीव करने के लिए। जस्ट फॉर अ सेक लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लो एयर में जो फोर्स आई थी दोनों चार्जेस के बीच में, लेट मी टेक दैट वैल्यू भी 100 न्यूटन। मान लो फोर्स आई थी 100 न्यूटन, तो यानी कि एयर ने उस मीडियम में, अपने मीडियम में एयर ने उस फोर्स को 100 न्यूटन तक ही पहुंचने दिया। 100 न्यूटन के बाद या कम नहीं पहुंचने दिया, ओनली 100 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इन द एयर और वैक्यूम। अगर उन्हीं चार्जेस को मैंने किसी और मीडियम में से मैंने किसी ऑयल में रख दिया, देन हो सकता है इसकी वैल्यू सपोज करो 80 न्यूटन हो जाए, हो सकता है, या 120 न्यूटन हो जाए, यानी कि इतना श्योर है कि 100 से ज्यादा होगी या कम होगी, 100 तो होगी नहीं। तो वो जो मीडियम है उसने फोर्स को किस वैल्यू तक अचीव करवाया, यानी फोर्स उस मीडियम में कहां तक पहुंच पाई, 80 तक पहुंच पाई, 120 तक पहुंच पाई, यानी कि 100 से ज्यादा हो पाई, 100 से कम हो पाई। इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम उस फोर्स को कितना परमिट कर रहा है इंक्रीज होने में या डिक्रीज होने में।
इसी चीज को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है मीडियम का। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, उसको आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। द मीडियम व्हिच परमिट्स द वैल्यू ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी बखूबी एक अच्छी सी डेफिनेशन आपके बुक में पड़ी है जो इजीली आपको समझ आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट करने जा रहे हैं बेटा, ये अगर चीज आपको समझ आ गई, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है एफ नॉट, ठीक है, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं इस एफ नॉट को यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहा हूं। एफ नॉट डिवाइड बाय एफ है, मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये चीज सेम है, ये कट जाएगी, यानी कि ऊपर मेरे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अब इसमें देखो बेटा 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन एम ऊपर, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं एक स्टार बना के लिखना चाहता हूं क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एफ नॉट बाय एफ एम कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट्स में यूज होगा, जिसके बिना क्वेश्चंस हम कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर? अब देखो ये वैल्यू आ चुकी है। अब बेटा ये जो रेशियो है यानी कि एफ नॉट है जो फोर्स या तो एयर में है या वैक्यूम में है, तो बुक्स में आपको इन दोनों में से एक वर्ड मिलेगा, और एफ एम होता है किसी भी मीडियम की फोर्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने, ठीक है, ये परमिटिविटी है मीडियम्स की, ये एयर में जो परमिटिविटी है ये मीडियम की, ये फोर्स है मीडियम की, और ये एयर या वैक्यूम है, तो उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब बच्चों ये जो रेशियो है इसको जरा समझिए, ये जो रेशियो है इसको ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। क्लियर? अब इसका सिंबल होता है, देखो मैं ब्रैकेट लगा ताकि इस सबको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो फोर्स का रेशियो है या परमिटिविटीज का रेशियो है। अब इसका एक सिंबल है, इसको K से भी लिखा जाता है, ठीक है, इसको एप्सिलॉन R से भी लिखा जाता है। लीजिए अब इस एप्सिलॉन R या K को हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपको बुक्स में ये चीज मिलेगी। और अगर मैं मीडियम की या परमिटिविटी की बात करूं, मीडियम की, तो यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहीं पे बेटा आप एक चीज नोट कर लीजिए, क्योंकि बुक्स में कंफ्यूजिंग रहेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे उस मेथड से। तो अगर यहाँ पे एप्सिलॉन R लिखा है तो आपको पता है ये दोनों सिंबल्स एक ही डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको आप लिखोगे K टाइम्स एप्सिलॉन, यानी कि मैंने एप्सिलॉन R को K लिख दिया। और बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इसी को ही रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। तभी तो यहाँ पे मैंने R लिखा है, R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि वो परमिटिविटी जो एक रिलेशन बताती है कि एयर में कितनी परमिटिविटी है और मीडियम में कितनी परमिटिविटी है, उन दोनों की रेशियो को, रिलेशन को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। जो ये यानी कि एप्सिलॉन R क्या है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? चलिए एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे एक आसान सा क्वेश्चन करेंगे। दो चार्जेस है, एयर में पड़े हैं, कोई सेपरेशन है, दो चार्जेस है, एयर में पड़े हैं, सेपरेशन है, तो क्वेश्चन में दिया है, ये सारी लैंग्वेज है, कहता है कि जो फोर्स है दोनों में जब एयर में पड़े हैं तो वो 800 न्यूटन है, और कहता अब इनको हमने शिफ्ट कर दिया, इन चार्जेस को शिफ्ट कर दिया हमने किसी मीडियम में, यानी कि मान लो कोई ऑयल है, या मीडियम लिख लो क्योंकि जेन्युइन केस कर लेते। अब इनको हमने किसी मीडियम में शिफ्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K या एप्सिलॉन R, तो मैं यहाँ पे K और एप्सिलॉन R दोनों लिख रहा हूं, जिसका K है 80, यानी कि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी आपको दिया है 80। अब देखो बेटे इसकी मैंने यूनिट्स नहीं लिखी क्योंकि ये रेशियो है दो फोर्सेस का, जब फोर्सेस को डिवाइड करोगे तो यूनिट्स कट जाएंगे, सिमिलरली परमिटिविटी को काटोगे तो यूनिट्स कट जाएंगे। वैल्यू आ गई। अब वो पूछ रहा है मीडियम में जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू बताओ।
क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखो। और यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी डिक्लेयर करेंगे क्या होता है। मुझे पता है कि F0 बाय Fm क्या होता है, K होता है, या इसको मैं एप्सिलॉन r भी लिख सकता हूँ। यानी कि मुझे चाहिए Fm, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। तो Fm बाय F0 मैं K की टर्म्स में लिख रहा हूँ 1 बाय K। अब मुझे चाहिए Fm, तो मैं Fm इक्वल टू K टाइम F0 लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं होगी, देख लेते हैं। F0 800 में मीडियम शिफ्ट किया, K आ गया 80 और Fm आ चुका है हमारे पास F0 बाय Fm इज इक्वल टू K। हाँ जी बेटा, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे Fm इज इक्वल टू F0 बाय K आएगा। थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाई की मिस्टेक, लेकिन कंसेप्ट सही है। तो ये जो रिलेशन है इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको एयर की फोर्स दी है, अगर आप उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस मीडियम में ट्रांसफर के उससे ही डिवाइड कर दो तो सीधा मीडियम की फोर्स आ जाएगी। तो यही शॉर्टकट आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड क्लास में। अगर कॉन्सेप्चुअल आता है तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे और हम बोलेंगे दैट Fm इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 80। F0 की वैल्यू Fm की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। कितना बढ़िया रिजल्ट आया है देखिए, 10x। यानी कि जो फोर्स 800 न्यूटन थी एयर में, वो मीडियम चेंज होने की वजह से सिर्फ 10 न्यूटन है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट जो काम आने वाला है। तो इसका ये मतलब है कि जो F0 है, यानी कि जो फोर्सेस एयर में होंगी चार्जेस के बीच में, वो मैक्सिमम होंगी। और अगर मीडियम चेंज हुआ एयर के अलावा कोई भी और मीडियम, तो वो फोर्स हमेशा कम होगी। So you can say that F0 is always greater than the force between the two charges when they are kept in some another medium except air। ये रिजल्ट जो एमसीक्यूज में आपके काम आएगा। और बेटा कोई भी चीज मान लो अगर किसी से ग्रेटर है तो इसको शिफ्ट करो, तो F0 बाय Fm ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रेशियो के बेस पे, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस if initially they are kept in air and then they are transferred to another medium, तो दोनों का रेशियो less than 1, greater than 1, equal to 1, none of these, तो आंसर आएगा greater than 1। यानी कि इस रिलेशन के बेस पे आपके 3-4 एमसीक्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लियर? अब बेटा हम ये टॉपिक तो हमारा हो गया, यही था आज का टॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब हम इस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है? और जो क्वेश्चन मैंने प्रॉमिस किया था वही करवाने जा रहा हूँ। उसमें बड़ी बड़ी कंसेप्ट लगेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इस टॉपिक से, लेकिन आपके सिलेबस का ही जो पुरानी वीडियोस करते हैं टॉपिक्स में समझाता हूँ आपको, उन टॉपिक्स के बेस पे मैं अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लाता रहूंगा, ताकि पिछला टॉपिक भी रिवाइज होता रहे। ठीक है बेटा? अब एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन जो है हमारा ये है, कहता अगर दो स्फीयर्स हैं, छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, उनको एक स्ट्रिंग से बांध दिया। इस तरह से दो स्फीयर्स हैं, उनको हमने ऐसे स्ट्रिंग से बांध दिया, और इन दोनों स्फीयर्स का मास सेम है और इन दोनों पे चार्ज सेम है Q, यानी कि प्लस Q चार्ज है दोनों पे। जिस स्ट्रिंग से बांधा है उसकी लेंथ L है, और यहां से स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है दोनों तरफ से। तो क्वेश्चन कहता है, लेट मी चेक द डाटा, कहता एट इक्विलिब्रियम, क्या क्वेश्चन का मीनिंग है सारा समझेंगे। कहता है इक्विलिब्रियम में Q स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है या प्रूफ करना है। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन। और ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। लेट मी चेक द डाटा वंस अगेन। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन। वेरी नाइस। और ये आपका पंजाब जो पहले एग्जाम होते थे पंजाब बोर्ड, उसमें 1995 में क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस कारण के क्वेश्चन आज तक आते भी नहीं।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, यहीं से सॉल्व करेंगे बेटा। मैं इसका हाफ पार्ट उठा रहा हूँ, हाफ पार्ट, यानी कि मैं ये हिस्सा उठा रहा हूँ इसका। सॉरी फॉर द बैड डायग्राम। दिस इज L। नाउ अब इसका अगर मास m है तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg। यहां से इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को C मान लो, इस पॉइंट को C मान लो। क्लियर? ये है थीटा एंगल। अब बेटा स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, प्लस वन क्लास में आपने पढ़ा है, जब भी स्ट्रिंग होती है तो उसमें एक फोर्स एक्ट करती है जो कि टेंशन के इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पे एक T फोर्स टेंशन क्रिएट होती है। और यहाँ पे एक दूसरा मास भी है, यानी कि दो मास पहले ऐसे थे, जब सेम चार्ज हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, और एक स्टेट आई जब दोनों स्फीयर्स इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी कि उन पे जो फोर्सेस लग रही थी वो बैलेंस होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों फोर्सेस का बैलेंस होना। अब हम बैलेंस यानी कि इस वर्ड से ही आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, पहले हम सारी फोर्सेस को लिखेंगे जो इस पे एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक टेंशन T, एक ये, और जो ये यहाँ पे स्फीयर है ये इस पे फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन। क्यों भाई? क्योंकि ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, एंड पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर, यानी कि ये वाला स्फीयर इस पे फोर्स इस तरफ लगाएगा। क्लियर? अब बेटा बारी आ गई फोर्सेस को बैलेंस करने की। तो फोर्सेस बैलेंस करने के लिए बेटा फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़ा हुआ है कि हमें हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। तो ये मैंने स्फीयर ऐसे बना लिया, इस पे फोर्स लग रही है F, नीचे लग रही है mg, और अगर ये टेंशन T है तो यही लाइन मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, एक लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, ये वाली लाइन, और यहाँ से मुझे फोर्स मिल रही है टेंशन T। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल क्या है मेरे पास? थीटा। ये जो लाइन है इसको मैं ऐसे नॉर्मली एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ये जो टेंशन इसके दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, एक थीटा वाले फॉर्म में, एक यहाँ पे, यानी कि ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा T sin थीटा और ये बन जाएगा T cos थीटा। फिर से समझिए बेटा, फोर्स लगी, mg लगी, नीचे टेंशन के दो कंपोनेंट्स, थीटा वाला cos होता है और नहीं वाला जो उसके परपेंडिकुलर होता है, देखो cos के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट है, तब इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा, तो ये हो गया sin थीटा। अब बेटा बात सुनो, मेरे पास जो रिजल्ट आया, मेरे पास क्या है कि mg की इक्वल कौन है? T cos थीटा, यानी कि T cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये मेरा पहला स्टेप है। यहां से मैं T की वैल्यू निकाल रहा हूं, T हो जाएगा मेरा mg डिवाइड बाय cos थीटा। चलिए एक रिलेशन आ गया। सेकंड निकालते हैं, सेकंड कौन सा रिलेशन है? सेकंड फोर्स किसके इक्वल है? T sin थीटा, यानी कि F इज इक्वल टू T sin थीटा। अब देखिए T की वैल्यू मैं पहले से यहां पे पुट कर रहा हूं, तो F इज इक्वल टू T होता है मेरा mg डिवाइड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। ये sin थीटा और T की वैल्यू मैंने वहां से पुट कर दी। अब बेटा सुनो, mg sin बाय cos होता है tan, यानी कि mg tan थीटा, तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई व्हिच इज mg tan थीटा। क्लियर है? अब हमें चाहिए चार्ज का स्केल, यानी कि हमें फोर्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों में कूलम फोर्स है, तभी तो K Q1 Q2 बाय R स्केल, यानी कि चार्जेस की कोई रिलेशन आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्केल इज इक्वल टू mg tan थीटा, ठीक है, ये वैल्यू भी ठीक है। अब बेटा Q1 Q2 यानी कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये भी Q ये भी Q, तो क्या मैं इसको Q into Q लिख सकता हूँ? और अगर Q into Q लिखूंगा तो मैं क्या इसको Q स्क्वायर लिख सकता हूँ? ठीक है, आ गया। अब मुझे चाहिए Q स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा? Q स्क्वायर को एक तरफ और R स्क्वायर को उधर, K को भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। mg tan थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय K, तो K को बेटा शॉर्ट में। क्लियर? यानी कि अब मुझे R चाहिए और K चाहिए। अब K तो मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ mg tan थीटा r स्क्वायर, और k क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये नीचे 1 अपॉन है तो ऊपर चला जाएगा, तो सीधा मैं इसको ऊपर ही लिख रहा हूँ बेटा इस स्टेप में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बस मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और मेरे पास आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा भी आ गया, यानी कि मुझे आर स्क्वायर चाहिए जो कि 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। वो कैसे होगा देखिए, मैं यहां पे करने जा रहा हूं। ये l, ये थीटा, तो बेटा यहां से एक लाइन बनाएंगे, ये स्फीयर है। अगर ये l है तो ये एंगल थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा l cos थीटा और ये हो जाएगा l sin थीटा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट l sin थीटा। सिमिलरली जब इस स्फीयर की बात करेंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये हो जाएगा l cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा l sin थीटा, यानी कि जो r होता है वो दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, दोनों स्फीयर के बीच में। तो r हो गया l sin थीटा प्लस l sin थीटा, यानी कि r विल बी 2l sin थीटा। अब मुझे चाहिए r स्क्वायर, तो मैं करूंगा r स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इस रिजल्ट को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा मल्टीप्लाई 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका बेटा प्रूफ है जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर? आई होप यू हैव क्लियर दिस टॉपिक और आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज कमेंट में फीडबैक जरूर दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, ताकि अगर आप इन क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हैं तो मैं कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और बेटा वन सजेशन फॉर यू कि डोंट डिपेंड टोटली अपॉन मी, कंप्लीटली मेरे पे डिपेंड मत रहो। जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ मैं सिर्फ डेरिवेशंस के साथ 1-2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लैरिफाई करने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से मार्क्स लेने हैं, तो आप खुद से न्यूमेरिकल्स लगाएं, कॉन्सेप्ट पढ़ें, नोट्स बनाएं, और जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप डिस्कस और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लेके आऊंगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।